हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक को लेकर। और मैं आपको पढ़ा रहा था सरकार के अंगों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एक सरकार कैसे चलती है, अपने 3 अंगों के माध्यम से चलती है। एक सरकार के 3 अंग होते हैं, उनके माध्यम से वह अपना सारे काम करती है। एक सरकार का कार्य क्या होता है? एक सरकार का कार्य होता है कि किसी भी देश की सरकार होती है, उसका पहला और मेन उद्देश्य ये होता है कि देश में शांति व्यवस्था स्थापित करके नियमों के आधार पर, नियमों के अनुसार पूरे देश का संचालन किया जाए। सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है कि वह उस देश के शासन का संचालन करे। उस शासन के संचालन के लिए वह 3 अंगों का निर्धारण करती है। एक व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में हम कल पढ़ चुके थे, आज हमें पढ़ना है कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका एक्चुअली होती क्या है? देखिए, व्यवस्थापिका का इन तीनों अंगों का अलग अलग काम कर दिया गया है सरकार के अंदर। जैसे कि व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करेगी, उन कानूनों के लागू होने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? कार्यपालिका के ऊपर। तो व्यवस्थापिका यानी कि संसद, जैसे भारत में संसद है, राजस्थान में विधानसभा है। कानून बनाने वाली जो व्यवस्थापिका हैं उनका नाम भारत में संसद है, केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद है, और राजस्थान में विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा जो जयपुर में है। ठीक है, ये संस्थाएं हैं जिन्हें व्यवस्थापिका कहते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में। ये कानून बना देती हैं, इनको लागू करने की जिम्मेदारी फिर केंद्र सरकार कार्यपालिका की होती है। अब उस कार्यपालिका को हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कार्यपालिका क्या है। देखिए, कार्यपालिका का मेन काम तो यही है कि जो कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए हैं उनको लागू करवाना, क्योंकि लागू करवाने की शक्ति कार्यपालिका के पास ही होती है। ये इसके अर्थ में माना जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? कार्यपालिका एक्चुअली होती कैसी है। देखिए, कार्यपालिका अपना काम करती कैसी है? ये 2 प्रकार की होती है। पहले तो ये समझ लीजिए, 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है कार्यपालिका। कैसे कैसे? एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका और दूसरी राजनीतिक कार्यपालिका। एक प्रशासनिक और दूसरी राजनीतिक। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क ये है, राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो, उसमें शामिल होते हैं आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब। इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, आदेश देने की शक्ति इन्हीं के पास होती है। और कार्यकारी शक्ति और प्रशासनिक कार्यपालिका में किसे गिनेंगे? प्रशासनिक कार्यपालिका में हम गिनेंगे IAS, सचिव, SP, DSP, जितने भी तमाम सरकारी अधिकारी हैं वो सब प्रशासनिक कार्यपालिका में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास भी कार्य कराने की पावर है, और इन राजनीतिक जो कार्यपालिका है उनके पास भी है। अब हमारे देश में देखने को क्या मिलता है? किसी भी देश में राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन इस प्रशासनिक कार्यपालिका को रखा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन, जैसे कि मान लीजिए एक SP है, उसके ऊपर कौन अफसर होगा? उसके अफसर SSP हो सकता है, या एक पुलिस विभाग में सबसे बड़ा जो अधिकारी हो सकता है SSP से ऊपर भी, जो सबसे बड़ा जो अधिकारी हो सकता है वो IG होगा, इंस्पेक्टर जनरल। DIG से भी बड़ा, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल से भी बड़ा इंस्पेक्टर जनरल। अब ये इंस्पेक्टर जनरल किसके अधीन होगा? जिसके अधीन गृह विभाग होगा। क्या होगा? गृह विभाग होगा। ये IG इंस्पेक्टर जनरल किसके अधीन होगा? जिसके अधीन क्या होगा? गृह विभाग होगा, यानी कि गृह मंत्रालय होगा। गृह मंत्रालय जिसके अधीन होगा उसको ये रिपोर्ट करेगा IG। अब गृह मंत्रालय का कोई एक क्या हो सकता है? मंत्री हो सकता है। और मंत्री क्या होता है? मंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति है जो कि 5 सालों के लिए चुना जाता है। तो मंत्री क्या कहलाएगा? मंत्री कहलाएगा राजनीतिक कार्यपालिका। और इस मंत्री के नीचे जितने भी अधिकारी होंगे, चाहे वो IG हो या कोई सचिव हो, सेक्रेटरी हो, सचिव जो IAS रैंक का अधिकारी होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रशासनिक कार्यपालिका। तो प्रशासनिक कार्यपालिका में सर्वोच्च टॉप की पोस्ट होती है सचिव, और राजनीतिक कार्यपालिका में किसी विभाग की सर्वोच्च पोस्ट होती है उस विभाग का मंत्री। ठीक है, ये तो था आपका कार्यपालिका के 2 प्रकार, प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका में
वो हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। प्रशासनिक कार्यपालिका में सचिव, सचिव के नीचे एडिशनल सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी के अधीन और अन्य उप सचिव वगैरह, ये सब नीचे बढ़ते ही चले जाएंगे कि इसके नीचे ये, इसके नीचे फिर आईएएस, फिर आईएएस के नीचे एक और फर्स्ट ग्रेड अफसर, उसके नीचे सेकंड ग्रेड अफसर, और उसके नीचे थर्ड ग्रेड अफसर, और उसके नीचे फोर्थ क्लास कर्मचारी। ये सब एक इसी श्रेणी में आ जाएंगे। इधर प्रशासनिक कार्यपालिका में हमें मेनली क्या पढ़नी है? राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका में क्या है? मंत्री और राष्ट्रपति ये सब आ जाते हैं, प्रधानमंत्री ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है, राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है वो अमूमन कितने प्रकार की होती है? वैसे तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, प्रशासनिक और राजनीतिक। अब राजनीतिक भी कितने प्रकार की होती है तो अब यहाँ देख लो। राजनीतिक कार्यपालिका एक तो होती है नाम मात्र एवं वास्तविक, वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका से मतलब ये है कि जैसे भारत है, भारत में राष्ट्रपति के पास सभी पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ऐसा आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। मगर वह सिर्फ नाम मात्र का प्रधान है हमारे देश का। असली कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास है। तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद हो जाएगी और नाम मात्र की राष्ट्रपति हो जाएगी। एकल एवं बहुल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका उसे कहते हैं जहां पर शक्ति का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति या एक इकाई के द्वारा किया जाता है, जैसे कि अमेरिका, भारत। अमेरिका में शक्ति का इस्तेमाल, सारी कार्यपालिका शक्तियों का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति में किया जाता है। भारत में सभी शक्तियों का इस्तेमाल, सभी शक्तियां निहित हैं कहाँ पे? भारत के राष्ट्रपति पे। भले ही उसका प्रयोग मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री करता हो, लेकिन वह राष्ट्रपति में निवास करती हैं। और अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी बात करें तो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक यूनिट के रूप में, प्रधानमंत्री और बाकी की मंत्री परिषद एक यूनिट के रूप में काम करती है। इस हिसाब से भी भारत में एकल कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका वहाँ होती है जहाँ पर आदेश देने की शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति या संस्था में ना होकर अलग अलग लोगों में हो, जैसे कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिकाएं, वहां पर 7 अध्यक्ष होते हैं, शासन के 7 जो अध्यक्ष होते हैं वो 7 होते हैं एक तरीके से। और जो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वहाँ पर 1 साल के लिए मिलता है, उन 7 में से कोई 1 साल के लिए बन जाता है और वो नाम मात्र का अध्यक्ष बन जाता है। मगर जो शक्ति है वो 7 के 7 में बराबर होती है। वहाँ पर जो शासन का जो संचालन किया जाता है 7 लोगों के माध्यम से, कि 7 लोगों की एक समिति है उसके माध्यम से किया जाता है। और सब अपनी शक्तियों का अपने अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, कोई किसी से बाध्य वहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर तो हर मंत्री बाध्य है प्रधानमंत्री से, मंत्री परिषद के नियमों से। ठीक है, नेक्स्ट, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन प्रणाली वो होती है जिसमें शासन की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में भले ही निवास करें, लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग मंत्री परिषद के माध्यम से किया जाता है। यह है संसदात्मक व्यवस्था। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है उसी में सारी शक्तियां निवास करती हैं और उनका इस्तेमाल भी वह स्वयं ही करता है। भारत में जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति में शक्तियां तो होंगी, संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो होंगी, लेकिन उनका प्रयोग मंत्री परिषद करती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति खुद ही शक्तियों का प्रयोग करता है। तो नाम मात्र का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है और वास्तविक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि भारत। संसदात्मक का उदाहरण। पैतृक एवं निर्वाचित कार्यपालिका, जिस देश में कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन होता है वो निर्वाचित कार्यपालिका है, जैसे कि भारत। भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है हर 5 साल में। पैतृक, जहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान वंशानुगत रूप से चुना जाता है, जैसे कि
ब्रिटेन या इंग्लैंड कह लो। ब्रिटेन और इंग्लैंड में आज भी रानी है जो कि वंशानुगत है, उसका बेटा अब राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा उसके बाद राजा बनेगा। वो क्या है, कार्यपालिका का प्रधान है महाराजा, बेशक से नाम मात्र का ही है पर प्रधान है। भारत में नाम मात्र का ही है बेशक से प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन प्रधान वही है और 5 साल बाद बदल जाता है। वंशानुगत का कोई चक्कर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इनको चुनने की विधियों की कि भैया इनको चुनने की क्या विधि है, कार्यपालिका को किस प्रकार से चुना जाता है। देखिए, एक तो है वंशानुगत पद्धति, राजा के घर में पैदा हो गया, राजा बन गया। दूसरी है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना, राष्ट्रपति को जनता द्वारा खुद चुना जाए डायरेक्ट वोट डाल के, ये तरीका है। तीसरा है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना, जैसे कि भारत में होता है। भारतीय राष्ट्रपति को जनता खुद नहीं चुनती, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है, एमपी और एमएलए, उनको कौन चुनता है, उन्हें हम चुनते हैं। ऐसे ही अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को लोग डायरेक्ट नहीं चुनते, वहाँ एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उस इलेक्टोरल कॉलेज को जनता चुनती है। ठीक है। और नेक्स्ट है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। इनका निर्वाचन भी होता है व्यवस्थापिका द्वारा। ठीक है, व्यवस्थापिका द्वारा इनका निर्वाचन भी होता है कई जगहों पर कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के अध्यक्ष को चुन लेती है। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका के अध्यक्षों को चुनती है, यानी कि वहाँ पे जो 7 जो अधिकारी सात जो लोगों की समिति बनती है उनको व्यवस्थापिका ही चुनती है। व्यवस्थापिका मतलब संसद या विधायिका। ठीक है। मनोनय, कई जगह पे कार्यपालिका के प्रधानों का मनोनय भी होता है, नियुक्ति या मनोनय भी होता है। जैसे कि भारत में भी राज्यपाल है, राज्यपाल की एक तरीके से नियुक्ति या मनोनय जैसी चीज ही होती है। और इसके अलावा कनाडा है, कनाडा का जो प्रमुख होता है, कनाडा का जो राज्य का प्रमुख होता है उसका मनोनय कौन करता है, राज्य का इंग्लैंड के द्वारा उसका मनोनय किया जाता है आज भी। नेक्स्ट है शक्तियां एवं कार्य। इनके क्या कार्य और शक्तियां हैं। देखिए, विधि निर्माण, हालांकि कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का है, मगर कई स्थितियों में अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। विदेशी संबंधों का संचालन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रियों के द्वारा ही अक्सर किया जाता है, जो कि कार्यपालिका का अंग है। प्रशासनिक कार्य, प्रशासन के सभी कार्यों का देखरेख मंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सैनिक कार्यों का संचालन, हमारे देश का राष्ट्रपति भी प्रधान सैनिक कहलाता है, तीनों सेना का मुख्य सेनापति कहलाता है। तो सैनिक कार्यों का संचालन भी कौन देखता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके माध्यम से देखता है, यही मंत्रिपरिषद के माध्यम से देखता है। न्याय संबंधी कार्य, कुछ क्षेत्र में उन्हें न्याय संबंधी कार्य करने भी पड़ते हैं। कौन से न्याय संबंधी कार्य, न्यायालयों के, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकता है, वो भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकता है। ये सब कार्यपालिका की न्यायिक शक्तियां हैं। वित्तीय कार्य, भैया पूरा बजट तैयार करवाना, उसे संसद में पेश करवाना, ये सब किसका कार्य है, कार्यपालिका का कार्य है। और अन्य कार्य जैसे विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां वगैरह करना, ये भी कार्यपालिका का ही कार्य है। अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि क्यों हुई है। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि क्यों हुई है, इसके पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए, जब इस व्यवस्था का निर्माण हुआ तब उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कार्यपालिका ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, पावरफुल थी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मतलब संसद। होता क्या है, एक देश है, उस देश के सब लोग चाहते हैं कि एक सरकार बनाई जाए, एक शासन व्यवस्था सही तरीके से चलाई जाए। शासन व्यवस्था सरकार सही तरीके से चलाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। अब सब लोग तो मिल नहीं सकते, इकट्ठे हो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उन्होंने चुन चुन के अपने प्रतिनिधि भेज दिए। तो 1 लाख की जनसंख्या पे उन्होंने 10,000 पे एक भेज दिया, तो 10,000 पे एक या 1 लाख पे एक भेज दिया, और टोटल जनसंख्या 10 लाख थी। तो 10 लोग आ गए, एक जगह बैठ गए। ठीक है, अब 10 लोगों में से
ये 10 लोगों से ये कहा गया कि भैया एक व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ के पूरे काम को करेगा। 10 लोग आ गए, 1 लाख लोगों ने या 10 लाख लोग थे जो टोटल, उन्होंने 10 लोगों को वहाँ पर चुनकर भेज दिया कि तुम जाकर वहाँ पर हमारे लिए कानून व्यवस्था की देखो, तैयारी करो। तो वो 10 लोग आए, उन्होंने कहा कि ठीक है ये कानून बनाया हमने और इस कानून को लागू करो। लागू कराने के लिए बोला 10 लोग 10 बातें कहेंगे तो अधिकारी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक आदमी बैठ जाओ इस कुर्सी पे और वही आदेश देगा उसको और उसी की बात मानेंगे और वही जिम्मेदार होगा सब काम के लिए। तो बोला ठीक है, पर जो आदमी बैठेगा ना इस कुर्सी पे वो जवाब देगा किसको? उसके किए गए हर काम के लिए वो जवाब देगा उन 10 बाकी के 9 लोगों को। 9 लोग उससे पूछेंगे ये काम क्यों करा, क्यों नहीं करा, इतने पैसे कहाँ खर्च करें, कहाँ नहीं करें। तो कुल मिला के जो उस कुर्सी पर बैठा है ना वो बंदा 9 लोगों को जवाब देगा। 9 लोग उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो वो जो 9 लोग हैं ना वो है क्या? संसद या व्यवस्थापिका। और जो 1 लोग है वो 1 आदमी है, वो है कार्यपालिका। यानी कि मजबूत कौन है? वो 9 लोग मजबूत हैं जिन्होंने उस 1 आदमी को बनाया, उसे वापस भी हटा सकते हैं वो लोग। ये था रियल में जब स्टार्टिंग में ये इस तरह की व्यवस्था आई। लेकिन आज देखने को मिलता है वो 9 लोग कमज़ोर हैं और वो जो 1 लोग कुर्सी पर बैठा है, 1 बंदा कुर्सी पर बैठा है कार्यपालिका बनकर या राष्ट्रपति बनकर या प्रधानमंत्री बनकर या मंत्री परिषद बनकर, वो महत्वपूर्ण हो गया है, वो ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रॉब्लम ये है प्रदत्त व्यवस्थापन की कि वो जो 9 लोग हैं ना उन 9 लोगों को सही से कानून बनाना नहीं आता। नॉर्मल लोग हैं, वो वकील वगैरह नहीं है, उन्हें बस बातचीत करने आती है, हमारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कर दो, ऐसा कहना आता है, पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कानून बनाने नहीं आते। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? वो जो 1 आदमी कुर्सी पर बैठा है ना उसके पास बहुत सारे सरकारी अधिकारी हैं, उनसे बनवाता है वो, तो उन्हें अपने तरीके से बनवाता है। तो वो लोग उदासीन रहते हैं 9 लोग और 1 लोग एक्टिव रहता है, तो ये इसलिए पावरफुल हो गया है। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति जो संसद के सदस्यों के पास है, उन्हें वह स्वयं ना बनाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, यानी कि सचिव वगैरह से या IAS वगैरह के जो रैंक के अधिकारी होते हैं उनसे जो इन कानूनों को जो बनवाते हैं और उन्हें ये शक्ति ट्रांसफ़र कर दी जाती है सांसदों द्वारा, सांसद MLA द्वारा जब ये शक्ति अपने अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर दी जाती है कानून बनाने की, उसे कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। नेक्स्ट, जन कल्याणकारी राज्य की धारणा। जन कल्याणकारी राज्य की धारणा के कारण बहुत से कार्य उस कुर्सी पर बैठने वाले उस राष्ट्रपति को करने पड़ते हैं, प्रधानमंत्री को करने पड़ते हैं, जिसके लिए उसे बहुत सारी शक्तियां चाहिए और वो सारी शक्तियां कौन देगा उन्हें? बाकी के वो 9 लोग देते हैं उसे, तो इसलिए वो पावरफुल हो जाता है। दूसरा, आर्थिक नियोजन। देखो हमारे देश में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया है, पैसे की कमी है तो उस आर्थिक नियोजन को किस प्रकार मतलब प्लानिंग करनी होती है कि पैसा किस प्रकार खर्च किया जाए, और ये प्लानिंग कौन करता है? उस कुर्सी पर बैठा हुआ वो 1 बंदा, यानी कि वो राष्ट्रपति या वो प्रधानमंत्री या वो मंत्री परिषद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है बजाय उस संसद के। क्यों? संसद के पास शक्ति कम होती जा रही है और इसके पास बढ़ती जा रही है। आर्थिक नियोजन को कैसे करना ये तय करता है, इसलिए भी पावरफुल हो जाता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका के विघटन की शक्ति। कार्यपालिका यानी कि उस राष्ट्रपति या उस प्रधानमंत्री या उस मंत्री परिषद के पास व्यवस्थापिका के विघटन की शक्ति, यानी कि वो एक व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा है वो बाकी के 9 लोगों को ये कह देगा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यहाँ ये पद छोड़ दूंगा। और पद छोड़ने का मतलब होगा एक तरीके से इस सभा को मतलब इस सभा को डिसमिस कर दूंगा मैं, और इस सभा को डिसमिस करने का मतलब होगा उन 9 लोगों के भी दोबारा से इलेक्शन होगा, और वो दोबारा लोग डर जाते हैं कि दोबारा पता नहीं हम इलेक्शन में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वो कहेंगे अगर नहीं जीतेंगे तो ये कुर्सी भी गई हमारे हाथ से, इसलिए चुप बैठे रहते हैं वो 9 लोग। कुल मिला के संसद के जो सदस्य हैं, व्यवस्थापिका है, जो व्यवस्थापिका को भंग करने की शक्ति किसके पास है? मंत्री परिषद के पास है। वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, वो मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति है जो लोकसभा को भंग कर सकता है, तो मंत्री परिषद की सलाह पर वह लोकसभा को भंग करवा सकते हैं। इसलिए लोकसभा के सदस्य चुपचाप बैठे रहते हैं कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो संसद को, लोकसभा को भंग करवा देंगे और दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन में हम नहीं जीते तो उन्हें यह डर रहता है। ठीक है, इसलिए भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है मंत्री परिषद, यानी कि वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी। व्यवस्थापिका की एक क्षमता, और जो वो 9 लोग बैठे हैं ना वो इतने ज़्यादा क्षमता भी नहीं रखते, उनसे ज़्यादा क्षमता ये कुर्सी पर बैठने वाला आदमी रखता है जनरली, इसलिए वो इसकी बातों को मान लेते हैं और ये अपने आप में ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। इसलिए
व्यवस्थापिका कमजोर होती जा रही है और कार्यपालिका पावरफुल होती जा रही है। जबकि होना ये चाहिए था कि कार्यपालिका को किसके कंट्रोल में रहना चाहिए था, व्यवस्थापिका के, क्योंकि उन लोगों ने उस व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया काम करने के लिए। गलत काम करे तो कान पकड़ के खींच ले, लेकिन इसकी कुछ व्यवहारिक वजह हैं जिनकी वजह से वो एक कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, जिसे हम मंत्रिपरिषद कह रहे हैं, वो शक्तिशाली हो गया है और संसद कमजोर होती जा रही है व्यवस्थापिका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।